यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि दुनिया का सबसे पुराना जेनेटिक मटेरियल, मतलब जब लाइफ अर्थ पे डेवलप होना जस्ट स्टार्ट हुई थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, तो उस टाइम पर जो जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था वो डीएनए ना होकर के आरएनए हुआ करता था। आज के टाइम पे आपको मालूम है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। लेकिन पुराने टाइम में जब लाइफ जस्ट इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क ना करके आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता था। बाद में जाकर के आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल था तो जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसीलिए आरएनए से डीएनए बनाया। जो इवोल्यूशन था या फिर चेंज होते होते आरएनए से डीएनए बना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे आरएनए वर्ल्ड। इसके अकॉर्डिंग दुनिया का जो सबसे ओल्डेस्ट जेनेटिक मटेरियल इन प्रिमिटिव अर्थ, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल was RNA, not DNA और प्रोटीन। यहाँ पर ना तो डीएनए उस टाइम पर था ना प्रोटीन इवोल्व हुआ था, सबसे पहले आरएनए इवोल्व हुआ था और वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता था। अब आरएनए के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो वो धरती पे सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल या सबसे पहला बायोमोलिक्यूल की तरह डेवलप हुआ है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को या लाइफ को सस्टेन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक है जेनेटिक मटेरियल जो उसकी इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, और दूसरा एंजाइम। एंजाइम एक्चुअल में बायो कैटलिस्ट होते हैं। हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको कैटलाइज करने का, उनकी रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं एंजाइम। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए और बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम की ज़रूरत भी पड़ती है। तो पहला मॉलिक्यूल जो सबसे इनिशियल मॉलिक्यूल रहा होगा उसके पास में ये कैपेसिटी होनी चाहिए थी कि वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सके और एंजाइम की तरह भी साथ में काम कर सके। अब अगर हम बात करें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन में से, तो डीएनए जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, वो कभी भी एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकता। तो अगर डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, एंजाइम की तरह काम ही नहीं कर सकता, तो क्या डीएनए पहला जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? नहीं। तो डीएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं था। अच्छा, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एंजाइम की तरह तो काम कर सकता है, लेकिन कभी भी जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रोटीन काम नहीं करता। तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर सकता है और एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है। इसके एग्जाम्पल आज की दुनिया में भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिमिटिव अर्थ पर इसके जो प्रूफ थे वो प्रेजेंट है। आज के टाइम पे भी इन दोनों के प्रूफ अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रेजेंट वर्ल्ड में आरएनए कहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है और कहाँ पर एंजाइम की तरह काम करता है। तो पहली बात करते हैं आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। आज के टाइम पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं, अब वायरस तो पूरी तरह से लिविंग होते नहीं है, वो तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में पड़ते हैं। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कहाँ पे? सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में। तो इसका मतलब इसके पास एबिलिटी एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करने की तो प्रेजेंट है। वो बात अलग है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में आज के टाइम पे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा जो प्रूफ चाहिए हमें एंजाइम की तरह काम करने का। हमने बोला भाई आरएनए एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, तो बिल्कुल आरएनए एंजाइम की तरह काम कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। हमारे बॉडी में
आज के टाइम पर भी कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको प्रोटीन एंजाइम कंट्रोल ना करके राइबोजाइम कंट्रोल करते हैं। राइबोजाइम मतलब कुछ ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह वर्क करने वाले हैं। इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने इस चैप्टर में, 12th के अंदर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं इनडायरेक्टली। पहला राइबोजाइम आपको दिया जाता है सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स। इंट्रोन्स एक टाइप का आरएनए होता है। कुछ ऐसे आरएनए होते हैं, इंट्रोन्स होते हैं, कुछ ऐसे इंट्रोन आरएनएज होते हैं जो सेल्फ स्प्लाइसिंग होते हैं, जिनके अंदर में खुद को कट करने की कैपेसिटी होती है। तो वो अपना आपको खुद ही कट कर सकते हैं, एज अ एंजाइम बिहेव करते हैं और अपने आप को खुद ही काट लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स। तो सेल्फ स्प्लाइसिंग जो इंट्रोन्स हैं वहाँ पे किसी प्रोटीन एंजाइम की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ये जो आरएनए हैं, ये जो इंट्रोन्स हैं, ये खुद ही एंजाइम की तरह काम करने लगते हैं और खुद ही को कट कर लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है राइबोजाइम का, इसी चैप्टर में दिया गया है ट्रांसलेशन के दौरान। जब प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम होती है, चाहे हम 80S राइबोसोम की बात करें या 70S राइबोसोम की बात करें, उसमें जो सबसे बड़ा आरआरएनए होता है 28S आरआरएनए, जो कि 80S राइबोसोम की अगर बात करें तो, या फिर अगर 70S आरआरएनए की बात करें तो 23S आरआरएनए। ये दोनों एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। ये 80S राइबोसोम में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है और ये 70S राइबोसोम में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों भी राइबोसोम है ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोजाइम सॉरी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मतलब इससे ये प्रूफ हो जाता है कि आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो सही बोलता है। जो सबसे पुराना जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। आरएनए था। आरएनए से बाद में चल करके डीएनए इवॉल्व हुआ है, क्योंकि डीएनए के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी है और जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स को प्रिजर्व कर पाएगा, वरना उसके कैरेक्टर्स उसकी लाइफ टाइम में चेंज होते रहेंगे। ऐसा तो नहीं होता। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ टाइम के दौरान कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। तो आरएनए से बाद में जाकर के डीएनए इवॉल्व हुआ है। तो ये कंसेप्ट हो गया आरएनए वर्ल्ड।